स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बिहार का चुनावी समर किस तरह से दिलचस्प होता जा रहा है, आज करेंगे बात इस पर। लेकिन बिहार में कुछ बेगाने चुनावी मैदान पर उतर आए हैं। इनके उतर आने से सवाल ये कि क्या बिहार इन्हें अपनाएगा, और अगर बिहार इन्हें अपनाता है तो जो योद्धा पहले से मैदान में है उनका क्या होगा, किसका फायदा किसका नुकसान। और ऐसे में जो 5 सवाल आज हल्ला बोल में हम उठा रहे हैं वो ये कि ओवैसी मुलायम शिवसेना के मैदान में आने से किसको फायदा किसको नुकसान होगा, ओवैसी से क्या बीजेपी को सीधा फायदा होगा। हल्ला बोल में आज ये सवाल उठाएंगे, इस बहस के इर्द गिर्द बातचीत करेंगे। इसके साथ ही सवाल ये कि ओवैसी के खिलाफ गिरिराज सिंह आखिर क्यों बदजुबानी कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि आज सीधे तौर पर बड़ा बयान गिरिराज सिंह ने दिया, शैतान कहकर ओवैसी को संबोधित किया। इस पर भी होगी ये बहस। साथ ही शिवसेना के चुनाव लड़ने का बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की अहम सहयोगी रही है शिवसेना, एनडीए की साथी रही है। और ऐसे में अब जब शिवसेना मैदान में आएगी तो फिर क्या असर पड़ेगा एनडीए पर और एनडीए की रणनीति पर। साथ ही सीट बंटवारे से नाराज मांझी क्या अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब तक ये पेंच भी सुलझ नहीं पाया है। अब जरा देखिए, दिलचस्प होती है इस लड़ाई में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि किस पर कितना असर पड़ेगा। बिहार में फिलहाल 3 बड़े चेहरे हैं जो बेगाने बनकर उभरे हैं। पहला नंबर एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का है, जिनके बिहार में उतरने से सेक्युलर सियासत में भूचाल आ गया है। वहीं बीजेपी का रास्ता आसान होता दिख रहा है, लिहाजा बीजेपी अभी से ओवैसी के खिलाफ आग उगल रही है। बदजुबानी की हदें पार कर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को शैतान तक कह दिया। अब दूसरी तरफ शिवसेना और मुलायम सिंह ने बिहार चुनाव में दांव चला है, जिसकी वजह से बिहार की सियासत भी दिलचस्प मोड़ ले रही है। और हल्ला बोल की इस चर्चा में हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ संबित पात्रा हैं, साथ ही एमआईएम के महाराष्ट्र से एमएलए वारिस पठान हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू से अली अनवर साहब हमारे साथ हैं, आरजेडी से जयप्रकाश यादव और कांग्रेस से प्रेमचंद्र मिश्रा होंगे, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत सीधे करते हैं बीजेपी के साथ। संबित जी, सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि जिस तरह से शिवसेना आपको चुनौती देने के लिए मैदान में उतरी है, कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं, और दूसरी बात यह कि वाकई क्या गंभीरता से आप इसे ले रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, अभी आपका जो रिपोर्ट था वो मैं सुन रहा था कि बहुत बेगाने लोग उतरे हुए हैं और उससे खलबली मची हुई है। आप देखिए, जो कर्मयोगी होता है वो हमेशा तटस्थ होता है, वो स्थिर होता है, वो डरता नहीं है कौन मैदान में उतरा कौन नहीं उतरा, कौन वोट काट देगा, कौन कितना वोट ले जाएगा, कौन किसका ले जाएगा। हम काम करने वाले लोग हैं, हम इन पचड़ों में नहीं पड़ते हैं। और इसी कारण से आज आप देखिए बाकी तमाम पार्टियां परेशान होकर घूम रही हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी तटस्थ और स्थिर होकर जनता के बीच में काम कर रही है। चाहे ओवैसी आए, चाहे शिवसेना आए, चाहे कोई और पार्टी उतर जाए, ये लोकतंत्र है, सभी पार्टियां आके चुनाव लड़ेंगी। मगर जो जाल बिछा रहे थे जाति और धर्म के नाम पर बिहार को बांटकर बिहार के जनता, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर, सवाल आपसे संबित जी, सवाल आपसे ये कि जब आप ना ओवैसी जी को अपनी चुनौती मानते हैं, ना आप शिवसेना को अपनी चुनौती मानते हैं, तो फिर क्यों आपके केंद्रीय मंत्री और आपके बड़े नेता गिरिराज सिंह सीधे सीधे ओवैसी साहब को शैतान कहकर पुकारते हैं, अगर वो किसी को चुनौती नहीं मानते तो? नहीं, देखिए, आपने जो सवाल उनसे पूछा कि क्या ओवैसी के साथ कोई डील है, क्या आप और एमआईएम पार्टी एक हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति भड़क जाएगा। वो कहेगा कि जो देश को बांटने वाले लोग हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हो सकती है? शायद उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया होगा। तो क्या उनका ये स्वाभिमान उन्हें इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि वो सीधे सीधे किसी को शैतान कहकर पुकारेंगे, वो इस देश के संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, वो चुनाव आयोग का सम्मान नहीं करेंगे और ऐसे बयान आगे आकर देंगे? ये कोई पहला मौका तो नहीं है। नहीं, आप देखिए, वारिस पठान साहब बैठे हैं, उनसे पूछिए 15 मिनट पुलिस हटाकर ये देश में क्या करने वाले थे। उन्हीं से पूछिए राम लल्ला के बारे में और कृष्ण के बारे में इनके नेताओं ने किस प्रकार का भाषण दिया था, वो तो दोहराया भी नहीं जा सकता है। तो कि इस प्रकार से अगर भाषा के ऊपर उतर जाएंगे तो यहां तमाम नेता बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मोदी जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था, वो उन शब्दों का प्रयोग तो टेलीविजन चैनल पे कोई भी नेता कर नहीं सकता है। आपने एक दिन उनसे सवाल पूछा क्या? नहीं, सवाल तो लेकिन ये हो रहा है ना कि ओवैसी साहब के मैदान में आने से फायदा जो मिलेगा वो बीजेपी गठबंधन को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा, नुकसान महागठबंधन को होगा। तो फिर क्यों आपके नेता इस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं? देखिए, जहां तक ओवैसी जी की एमआईएम पार्टी के बिहार में उतरने का सवाल है, वो बचपन की कहानी मुझे याद आई है, कल से मैं दोहरा रहा हूं, फिर से बता देता हूं। एक ऊंट था, वो तंबू के बाहर था,
सभी सेक्युलरिस्ट उस तंबू में रह रहे थे। थोड़ा ऊंट ने सर घुसाया, सेक्युलरिस्ट ने बोला वाह वाह, एक और सेक्युलरिस्ट मित्र हमारा आ गया है। धीरे धीरे वो ऊंट पूरा तंबू में घुस गया है और बाकी सेक्युलरिस्ट तंबू से बाहर चले गए हैं। तो ये सेक्युलरिस्टों के बीच में कोहराम मचा हुआ है। हम क्यों आनंदित हो या हम क्यों दुखी हो, हम तो तटस्थ हैं। विकास तटस्थ होता है। ये तंबू में जो सब घुसे हुए थे और तंबू में जो ऊंट घुस गया है, उनको पूछिए ना, उनमें लड़ाई क्यों हो रही है। वारिस पठान जी, जिस तरह से गिरिराज सिंह का ये बयान सामने आया, मैं जरूर कहती ईंट का जवाब पत्थर से मिला, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव नोट पर बात नहीं होगी। इससे सीधे सवाल ये ऐसे आपसे कि जब ओवैसी साहब को शैतान कहकर बुला रही है बीजेपी, क्या रिएक्शन आप इस पर देंगे? और ओवैसी साहब तो खुद इस बात के लिए प्रसिद्ध रहे हैं कि किस तरह की बयानबाजियां उन्होंने इससे पहले की हैं। ये गिरिराज सिंह इतने बड़े देश के लीडर है, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, तो उनको इस तरह की बयानबाजी देते हुए पहले तो शर्म आना चाहिए कि वो इतनी बड़ी इंसान को, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज देश की जनता जो है उनको अपना मसीहा समझती है कि वो गरीबों के, मजलूमों के, दबे हुए लोगों के मसीहा बन के उभर रहे हैं। तो ऐसी इतनी बड़ी शख्सियत को इस तरह का वर्ड यूज करना, उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने। हम तो देखेंगे उनके खिलाफ क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना, लेकिन उनको सबके सामने आके माफी मांगनी चाहिए। और आगे कहूं, ये सिर्फ एक बौखलाहट नजर आती है, जवाब दीजिए संबित जी, नजर आ रही है। संबित जी जवाब दीजिए, क्या पार्टी उनसे माफी मांगने के लिए कहेगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि गिरिराज सिंह पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी के खिलाफ बयानबाजी की हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी की, और बाद में माफी मांग ली। तो इनकी बौखलाहट तो बंद हो जाए। देखिए, अभी बता रहे थे कि जनाब फलाने फलाने मसीहा है हिंदुस्तान का। बताइए, कब से अकबरुद्दीन ओवैसी ये मसीहा हैं, ये हिंदुस्तान के मसीहा हैं, ऐसे मसीहा हैं। राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, जनता के बारे में, मोदी जी के बारे में न जाने क्या क्या शब्द कहे हैं। 15 मिनट पुलिस हटा दो, हिंदुस्तान में क्या हो जाएगा। ये मसीहा है, ऐसे मसीहा है, इनके बारे में हम बयान दें। संबित जी, अगर ओवैसी साहब से आपको जवाब लेने हैं, उनको चुनौती देनी है, तो आप अपना एजेंडा सामने रखिए ना, आप अपने मुद्दे सामने रखिए जिस पर आप उनसे जवाब लेंगे, जिस पर आप उनसे युद्ध करेंगे। चुनावी समर में सुप्रीम कोर्ट को घींच के चौराहे पे ला रहे थे और यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोल रहे हैं। अरे आप मुद्दों से क्यों हट रहे हो? मेमन के केस में सुप्रीम कोर्ट के बयानबाजी करना बौखलाहट का सबूत दे रहे हो आप पूरे देश के सामने। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या कर रहे हैं? एमआईएम ने एंट्री मारी, संबित जी हम बहस से भटक रहे हैं, तंबू में घुस गए ऊंट। वारिस पठान जी बहस से भटक रहे हैं। संबित जी आप ये बताइए, क्या पार्टी की कोई जवाबदेही है गिरिराज सिंह के इस बयान के लिए जो उन्होंने कहा है? भटका दिया देश को इन लोगों ने। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, क्या पार्टी जवाब मांगेगी गिरिराज सिंह से? जनता को, और सुनिए ना, हमारी जवाबदेही बिहार की जनता को है। क्या गिरिराज जी माफी मांगेंगे क्या नहीं? को है। और किस प्रकार तटस्थ होकर बिहार में इन ऊल जुलूल की चीजों में बिना पड़े हुए हम विकास की बात कर सके, पार्टी इसके लिए 24 घंटे काम कर रही है। बाकी इन लोगों को बोलिए जो सेक्युलरिस्ट के बीच में कोहराम मचा हुआ है, ये आपस में लड़े कि कौन बड़ा सेक्युलरिस्ट है, ये कौन बड़ा सेक्युलरिस्ट है, ये आपस में तय करे। ये हमसे, ये यहां पे आके हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप लोग तय करिए आपस में कौन बड़ा ज्यादा धर्मनिरपेक्षता को बचाने वाला है। चलिए, अभी तक बात ये हो रही थी कि महागठबंधन किस तरह से आपको बिहार में चुनौती देगा, या आप किस तरह से महागठबंधन को बिहार में चुनौती देंगे। एक तरफ तो मांझी साहब के साथ अब तक कोई सहमति सीटों पर बन नहीं पाई है, दूसरी तरफ शिवसेना मैदान में उतर रही है। शिवसेना आपकी पार्टी रही है, आपके साथ रही है, आपकी साथी रही है, कोर एजेंडे आप लोगों के सेम रहे हैं। तो कैसे आप इस चुनौती से निपटेंगे, और क्या लगता है आपको कि जनता में किस तरह का संदेश जा रहा है? अब तक कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ पाई है। संबित जी, नहीं, देखिए, शिवसेना तो हमारे खिलाफ दिल्ली में भी चुनाव लड़ रही है, आज से नहीं लड़ रही है पूछने के लिए। सर आती हूं मैं आपके पास, आती हूं। वारिस जी आते हैं आपके पास, एक बार मैं संबित जी से इस पर जवाब ले लूं। 15 मिनट से संबित जी बोल रहे हैं, हमको जवाब तो देने दो, हमारा देश सुनना चाहती है हमारा जवाब। जी आपके पास मैं आऊंगी, एक बार उनको अपना जवाब पूरा कर लेने दीजिए। बोलिए संबित जी। अरे आप खाली संबित जी को बुलाना था। मैं पहले, अरे सुनिए वारिस पठान जी, मैं पहले बोल लूं, फिर वो मसीहा से बाद में बुलवा। अरे आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, पूरा टाइम। अरे मसीहा लास्ट में बोलते हैं, मसीहा पहले नहीं बोलते हैं, पहले बाकी लोग बोलते हैं, मसीहा लास्ट में बोलते हैं। हमको पता है क्या बोलना है, अच्छी तरह मालूम है हमको क्या बोलना है, मसीहा किसको बोलते हैं। वारिस जी आपको मैं समय दूंगी, बस एक बार समझिए, जवाब लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। समय बर्बाद हो जाएगा वारिस जी, समझिए जी, बोलिए संबित जी। आप उनके सवालों का जवाब ये कह रहा था, आप उनको पूछते जा रहे हो, आप जवाब तो ले नहीं रहे हो हमसे। जी आपसे मैं लूंगी जवाब, मैं आपसे लूंगी, एक बार ये बात पूरी हो जाने दीजिए। जवाब लेना चाहिए। संबित जी आप बोलिए।
जी आपको जवाब मुझसे लेना चाहिए मीनाक्षी जी। देखिए मीनाक्षी जी, आज पहली बार शिवसेना कोई जाके मुंबई मतलब महाराष्ट्र से बाहर बोलने हमारे का खिलाफ मौका चुनाव दीजिए। नहीं लड़ रही है। दिल्ली में भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है। पूरे भारतवर्ष में वो अलग होकर चुनाव लड़ती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और लोकतंत्र में कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, मगर हमारा जो एजेंडा है वो पॉजिटिव एजेंडा है और हमें पूरी तरह से यकीन है बिहार की जनता पे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो आइडियोलॉजी है, विकास की आइडियोलॉजी है, वो बिहार में जीतेगी और सरकार बनाएगी। चलिए, आपने अपना जवाब दिया। वारिस पठान जी, आपके पास मैं आती हूँ। जो जवाब आप कहना चाह रहे थे वो भी आपसे लूंगी, लेकिन बाकी मेहमानों को भी मुझे इस चर्चा में शामिल करना है। जेडीयू से हमारे साथ अली अनवर साहब हैं। अनवर साहब, सीधे तौर पर महागठबंधन का जो वोट बैंक था उसको सीधे सीधे नुकसान पहुंच रहा है ओवैसी साहब के मैदान में आने पर। अब आप ये बताइए, इस चुनौती से आप कैसे निपटेंगे? क्या आपकी रणनीति आगे रहेगी और किस मैसेज के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए मीनाक्षी जी, हम लोग कहीं से घबराए हुए नहीं हैं। हम लोगों को ना बीजेपी से घबराहट है, ना ओवैसी साहब से घबराहट है। लेकिन जो गिरिराज बाबू ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो कुछ कहा और जिस तरह की बात ओवैसी साहब और उनके भाई साहब बोलते हैं, और इस दोनों की बात से जो समाज में जो कशीदगी पैदा होती है, जो तनाव पैदा होता है, हमारी चिंता वो है। अब आप कहिएगा तो ये लोग, हम लोगों का मानना है कि ये लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खग जाने खगही के भाषा। ये लोग इसी तरह से, हम लोगों की जो चिंता है वो देश और समाज, पूरे देश बिहार के की बात नहीं है कि सर, अब जो तो लेकिन ये लोग मैदान में आ गए ना। आप अपने जो पत्ते खोलिए। आप कैसे चुनौती को स्वीकार करेंगे और कैसे रणनीति आगे बढ़ाएंगे? आप अपने पत्ते खोलिए ना। हम इनसे आइडियोलॉजिकल फाइट करेंगे। हम कर रहे हैं। हम इनसे आइडियोलॉजिकल फाइट करेंगे, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो या मुस्लिम फिरका परस्ती हो। हम लोग आइडियोलॉजिकल फाइट करेंगे। हम लोग समाज को जोड़ने वाले हैं। समाज को जो भी तोड़ता है मजहब की बुनियाद पर, धर्म के आधार पर, हम उसके खिलाफ हैं। हम तो यही बात जनता के बीच लेके जा रहे हैं। और ये नोइंगली है जो ओवैसी साहब बोलते हैं, जो गिरिराज साहब बोलते हैं, ये लोग दोनों जानबूझ के चलिए, आप अपनी रणनीति पूरी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब जो सीमांचल में आपको चुनौती दे रहे हैं, उसके लिए आपका क्या प्लान होगा? और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे पटना का, जहां से हमारे साथ जयप्रकाश यादव आरजेडी से और कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं। उनसे एक सवाल ले लेते हैं, उनको इस चर्चा में शामिल करते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, ओवैसी साहब या फिर शिवसेना और मुलायम सिंह यादव, ये तीन अहम फैक्टर इस वक्त बिहार चुनाव की इस दिलचस्प लड़ाई में सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले आपसे सवाल मेरा ये कि कांग्रेस पार्टी कहां है और किस तरह से आप इस चुनावी समीकरण को यहां पर बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का गठबंधन जेडीयू और आरजेडी के साथ है और ये एक बड़ा गठबंधन है और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जितने चैनल ने सर्वे किए हैं, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस गठबंधन की स्थिति सबसे बेहतर है। और ये एक बड़ी वजह है कि आज वो जो नए नए खिलाड़ी एकाएक बिहार में आने शुरू हो गए हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हो, मुलायम सिंह जी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, ये लोग जो बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान चल रहा है। इसके ये कोई आरोप नहीं है, इसके तथ्य हैं। ओबीसी सीमांचल के 4 उन जिलों में लड़ना चाहते हैं जो अल्पसंख्यक बहुल जिला है। क्यों लड़ना चाह रहे हैं? उनका क्या योगदान है उस इलाके में? इससे पहले कहाँ थे? एकाएक चुनाव के समय क्यों सक्रिय हो रहे हैं? तो निश्चित तौर पे वो अल्पसंख्यक वोटों में ही बंटवारा करना चाहेंगे, उसको बिखराव करना चाहते हैं। जो काम उन्होंने मुंबई में किया, बेंगलोर में नहीं कर पाए अभी नगर पालिका के चुनाव में, वहाँ उनको बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अब यहाँ आ रहे हैं, तो मकसद क्या है ये लोग जान गए हैं। मुलायम सिंह यादव जी का क्या मकसद है वो भी लोग जान गए हैं। शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं ये लोग, और वहां बिहारियों को पीटती है। शिवसेना के बदमाश जितने लफंगे लोग हैं, बिहारी और उत्तर भारत के लोगों के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं। चूंकि बिहार में बीजेपी को चुनाव लड़ना है, तो शिवसेना से अपने आप को अलग दिखाने के लिए नहीं, देखिए शिवसेना भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ये सारा गेम प्लान भारतीय जनता पार्टी का है
कि इन लोगों को इकट्ठा करके बिहार में चुनाव लड़ाओ और ये मैसेज दो कि देखिए ये सब मेरे खिलाफ है। बिल्कुल सवाल लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह के वोटों के पोलराइजेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, आप बहुत देर के बाद आइए सुन लीजिए। तोगड़िया जी हो या गिरिराज हो या ओवैसी हो, इन सब की भाषा एक है। कोई हिंदू तोगड़िया है, कोई हिंदू गिरिराज है, कोई मुस्लिम तोगड़िया ओवैसी साहब है। इन सब का है अपने अपने इलाके के लोगों के लिए अपने अपने धर्म के आधार पर लोगों के सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करो, उत्तेजक बातें करो, बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं उससे राजनीतिक नीति से आप वोटों के पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी पोलराइजेशन से किसको नुकसान किसको फायदा? और कांग्रेस की बात सिर्फ 40 सीटें मिली और ऐसे में क्या सबसे ज्यादा नुकसान कहीं कांग्रेस पार्टी को तो नहीं होगा? तो बिहार की सियासत में ओवैसी फैक्टर को लेकर पेच उलझ गए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर असंसदीय बयान देकर आग में घी झोंक दिया। गिरिराज पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं गिरिराज सिंह के ये विवादित बयान। जेडीयू ने कहा है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के एजेंट हैं। जेडीयू के प्रवक्ता का बयान है। भगवान न करे कि हमारा कोई ऐसा विष बबन करने वाला ऐसे लोगों से इस जन्म कौन कहे, कई जन्मों में हम बीजेपी को तो दूर दूर इन शैतानों से कोई संबंध नहीं हो सकता। आपकी लड़ाई क्या सीमांचल में ओवैसी की पार्टी से होगी? हमारी लड़ाई, हमारी प्रयास, हमारा आरजू, हमारा विनती जनता से है, चाहे सीमांचल हो, चाहे मध्य हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो। अगर राजीव गांधी कोई लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? कुछ लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है और वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। वो विरोधी को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। क्या ये अब सवाल ये है कि अगर ओवैसी साहब को किसी तरह की चुनौती नहीं मानती है बीजेपी और एनडीए, तो फिर क्यों इस तरह की बयानबाजी यहां पर सीधे तौर पर गिरिराज सिंह की तरफ से सामने आ रही है? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल यहां मौजूद है। बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ हैं, एमआईएम के महाराष्ट्र से एमएलए वारिस पठान हमारे साथ हैं, जेडीयू से अली अनवर साहब, आरजेडी से जयप्रकाश यादव और कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश यादव जी, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन पहले एक बार जवाब में वारिस पठान जी से यहाँ पर ले लूँ। मुझसे थोड़ा नाराज भी हो गए हैं क्योंकि वक्त उन्हें थोड़ा कम मिला। वारिस पठान जी, आप सबसे पहले अपनी बात पूरी कीजिए। गिरिराज सिंह का ये बयान, बीजेपी ने कहा कि हम कोई चुनौती नहीं मानते ओवैसी साहब को। सबसे बड़ा तो ये जो बौखलाहट और डर घबराहट में वो जवाब दे रहे हैं, इनका सीधा सीधा देश देख रही है कि उनको किस तरह का डर है। मैं आप उन बात पे नहीं जाता हूं, मैं बताता हूं। बिहार में हम लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं 4 डिस्ट्रिक्ट में, अब 24 सीटें हैं और हमारा जो चुनाव का मुद्दा है वो आर्टिकल 371 के जरिए हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि रीजनल प्लानिंग काउंसिल का गठन किया जाए, क्योंकि सीमांचल जो जगह है जहां से हम चुनाव लड़ने वाले हैं वो टोटल बैकवर्ड रीजन की जगह हो गई है। इतने वर्षों से उस जगह का कोई विकास नहीं हुआ। आज वहां पर ना कोई मेडिकल कॉलेज है, चुनाव लड़ने का ये फैसला है या आपका अपना फैसला है? कॉलेज है ना। वारिस पठान जी, मेरी बात, क्या बीजेपी के इशारे पे आप ये चुनाव लड़ रहे हैं या अपने आप लड़ रहे हैं, ये बताइए। बिहार की जनता जानना चाहती है ये एकाएक चुनाव लड़ने का फैसला आपने क्यों कर लिया? हम तो खुद लड़ रहे हैं। नहीं, क्या बीजेपी के साथ कोई हैंड इन ग्लोव तो नहीं है? लड़ रहे हैं, ये क्लियर करिए। मजलूमों के तकलीफ आप ये बताइए ना, आपका बीजेपी के साथ कोई हैंड इन ग्लोव है? दूर करने के लिए चुनाव संबित लड़ रहे पात्रा हैं की पार्टी से कहीं आप मुझे कोई एजेंडा काम कर रहा है। आप बीजेपी को क्यों फायदा पहुंचाने चाहते हैं? बिहार बताइए, बताना होगा ना। यूनिवर्सिटी का बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग भी जानना चाहते हैं तो ओबीसी एकाएक क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? वो भी सीमांचल के 4 जिलों में आप क्यों लड़ने को तैयार हो गए हैं? इस पर बताइए ना। सच होता है, भले आप बताइए। बिहार के मुसलमान भाई ये जानना चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा आप क्यों चाहते हैं? किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? अरे प्रेमचंद जी, जवाब देने दीजिए वारिस पठान जी को। यहाँ देश को सिर्फ फायदा होगा, सिर्फ बिहार की जनता को फायदा होगा। किशनगंज में चुनाव लड़ने से देश को फायदा होगा। जितनी तकलीफ है वो दूर करेंगे, उनके जो मसले हैं उसका निवारण लाएंगे, उनके बैकवर्डनेस को दूर करेंगे। ये हम फायदा करना है। बिहार के वोटर वोट नहीं फेंकते हैं, यह बिहार है। जो इल्जामात है ये फ्रस्ट्रेशन के इल्जामात है, आपका कोई संबंध है? प्रेमचंद जी, बात सुनने दीजिए। ये क्लियर वारिस जी की बात पूरी होने दीजिए। अरे बात तो सुनने दीजिए, आप उसको चुप कराइए, बात सुनने दीजिए।
हमने आप क्लियर कीजिए ना, आपका पोजीशन क्या है, आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं बिहार में? हम सिर्फ 24 सीटों पर लड़े, आप बुरी तरह क्यों जीत गए, कांग्रेस हारी, तो क्या एमआईएम था वहां पे? कहाँ 24 और कहाँ 2? बेंगलोर में क्या हुआ? इतना बड़ा गैप था। बेंगलोर नगर पालिका में क्या हुआ? आपकी हालत क्या हुई? अरे सुनिए, जम्मू कश्मीर में हम बेंगलोर नगर पालिका में क्या हुआ? 50-100 वोट आए आपको, बीजेपी जीती। उत्तराखंड में हम कहाँ थे? मतदाता जान गए हैं। आप बोलने ही नहीं दे रहे हो साहब, आपको किस आप राज्य में आप क्यों चुप्पे को बोलने दो, बात लड़ते हैं, उनका क्या बात रखने दो। आपको अकेले को नहीं बुलाया डिबेट करने, आपको मालूम क्या है? आपके आंकड़े क्या है? आपका मैथमेटिक्स क्या है? आप टोटल फेल आदमी हो आप। बेंगलोर में अभी चुनाव हुआ है, 100-150 वोट आए। बहस में जयप्रकाश यादव जी को भी जोड़ना है, एक बार उनसे भी मुझे जवाब लेने दीजिए। तुम्हें टिक कर लिया, क्या जोड़ना है मीनाक्षी जी? उनसे मुझे जवाब लेना है। जयप्रकाश यादव जी, आपसे मेरा सवाल ये, साथ में नहीं बैठ सकते तो देश को क्या संभालेंगे वो लोग? जयप्रकाश यादव जी, आपसे मेरा सवाल ये कि जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में मैं 3 बड़े नाम लूंगी, चाहे वो मांझी साहब हो, पप्पू यादव हो या रामकृपाल यादव जो आपके पहले साथी थे। ये 3 वो बड़े नाम हैं जो आपसे छिटक कर अलग हुए। मुलायम सिंह यादव का नाम भी इसमें शामिल है। ये आपके वो अपने हैं जो आपसे बेगाने हो गए। इनसे जो चोट मिली वो एक तरफ, और दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सीधे सीधे आपके वोट बैंक पर सेंध लगा रहे हैं। तो कैसे आप इस चुनौती से निपटेंगे? आप सुनिए मीनाक्षी जी और समय दीजिए। सारा समय जो है उधर चला गया है। हम सबसे पहले नहीं सीमांचल की पहला बात करूंगा मैं भी। हमारे भारतीय संस्कृति, मैं जब बात कर रहा था, हमारी गंगा जमुना संस्कृति है। हिमाचल के लिए बात करने आया हम राम रहीम के बंदे हैं। देश को समझ में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। इस देश को आजाद करने में जितना खून हिंदू भाइयों ने बहाया, उतना ही देश को आजाद करने में मुसलमान भाइयों ने बहाया, सिख भाइयों ने बहाया, ईसाई भाइयों ने बहाया। सबके खून से बना हुआ यह हमारा बागमा है, यह चमन है, यह बगीचा है। और यहां पर नफरत फैलाने वाली ताकत को कोई पनाह नहीं है। बिहार की धरती पर हमारा एजेंडा साफ है। जो निशाना लगाना चाहते हैं लोग महागठबंधन पर, जहां आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, हम जहां महागठबंधन के क्या किया लोगों ने आज तक? बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि देश का तकदीर और तस्वीर को जो है बिहार बना रहा है। जो सेकुलर हमारी शक्तियां हैं, क्या किया है आज तक जस्टिस है, विकास के लिए न्याय के लिए हम खड़े हैं। फैसला तो जनता करेगी, ना तो जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी, जनता फैसला करेगी और जनता ने अपना माइंड बना लिया है। त्योहार भले मनाने के लिए आए हैं, त्योहार भले मना रहे हैं। आज हम जो है, जो हमारा भारत है, जहां से आज ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के दंगल में निशाना लोग महागठबंधन पर लगाना चाहते हैं। मुस्लिम यादव वोट बैंक पर सेंध मार रहे हैं। आपके जो अपने थे, जो आपसे बेगाने हो गए, आप इनसे कैसे निपटेंगे? अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन पस्त करेगा, परास्त करेगा। मीनाक्षी जी मुझे बोलना है, इसका जवाब देना है मुझे। लगने वाला है, और चाहे ओबीसी साहब आ जाए, क्यों आ रहे हैं? मुस्लिम यादव वोट बैंक पर जो सेंध लगी है, उससे आप कैसे बचेंगे? इसका जवाब आपसे नहीं। वारिस साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी? वारिस पठान जी बोलिए, सवाल पूछिए। कि जब शिवसेना महाराष्ट्र में बिहारियों को लाठियां चला रहे थे, अपमानित कर रहे थे, हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अब बगल में जो है आज के प्रधानमंत्री, कल के मुख्यमंत्री उनसे गलबाजी कर रहे थे। जनता को आज सारे लोग एक बने जा रहे हो। आपके महागठबंधन के लिए सवाल यहाँ पर संबित पात्रा साहब के पास भी है, साथ ही वारिस पठान साहब के पास भी है। का गठबंधन जहाँ आदरणीय लालू जी, नीतीश जी, सोनिया गांधी जी है, भारतीय जनता पार्टी के रथ को पहले भी रोके थे। संबित जी जवाब दीजिए। के रथ को रोकेंगे और जो हमारा कैसे जवाब दे, जो कोराम फैला हुआ है उसको कैसे बोले? बिहार से फाड़ेगा। इसीलिए हमारा बन गया है कि रोमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। अरे हो गया वो कबीर जी को छोड़ ये सारी आदर्श बातें हैं ना, ये सारी आदर्श बातें हैं। जवाब देने के लिए आपके विरोधी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, विकास पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। किस मैसेज के साथ आप जनता के बीच जाएंगे, उस पर जवाब देना है। यादव साहब उस पर जवाब दीजिए। रैली करने थोड़ी आए हैं, डिबेट है, डिबेट लिख के लाए हैं, रैली कर रहे हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री जब जो है हो गया देश की बात, अरे सर रैली नहीं हो रहा है, डिबेट है, बड़ी बहस। तो प्रवासी रैली थोड़ी है आपका, ये देश की बात कर रहे हैं। रैली नहीं है, अमन को बर्बाद कर रहे हैं, शांति को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा जो बागमा हो गया, टाइम खत्म हो गया आपका। सर रैली बंद। मजबूत है, सेकुलर है
और ऐसी जो सवाल आपसे पूछा सर, हम उसका जवाब नहीं दे रहे। किसी ने की रैली में आ गए। सीधी लड़ाई। जयप्रकाश यादव साहब, जो सवाल आपसे पूछा आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। चलिए मैं यही सवाल रैली कर रहे हैं। देखिए अली अनवर जी, आपके महागठबंधन को अपनों ने जिस तरह से छोड़ा है, जो चोट पहुंचाई है, मुस्लिम यादव वोट बैंक जो आपका सबसे बड़ा एसेट था, सबसे बड़ा यूएसपी था, कैसे आप उससे निपटेंगे, इसका जवाब दीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, एक बहुत ही सिंपल और सीधा सा सवाल हम पूछना चाहते हैं भाई आरिफ पठान साहब से और इनके नेता जिनको ये मसीहा बता रहे हैं ओवैसी साहब से, कि वो आज से पहले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया कितने बार गए हैं, उसका जगरफी भी, उसका भूगोल भी, उसका पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भी इनको मालूम है कि नहीं। तो ये एक सीधा सा सवाल है, इसीलिए आज हम जा रहे हैं इलेक्शन बताएंगे। अब आप आ रहे हैं दूसरी बात, तबीयत खराब हो जाएगा। दूसरी बात जो आप हमसे पूछ अली रहे अनवर हैं, साहब उनको मना कर दीजिए जरा, वो बोले जा रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगा। देखिए हम लोगों क्या कर रहे हैं वहाँ आरजेडी वाले। हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, वो बहुत हम लोग जानते हैं। दरअसल मीनाक्षी जी, जो मोदी जी जिस पॉलिटिकल डीएनए की बात कहते हैं, तो मैं तो समझता हूं कि उस पॉलिटिकल डीएनए की जांच सबसे पहले ये गिरिराज बाबू और ओवैसी साहब का होना चाहिए, और जब जांच होगा तो रिपोर्ट आ जाएगी कि तो दोनों यहाँ पर अली अनवर साहब सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, गिरिराज सिंह के बयानों पर सवाल उठा रहे हैं। वारिस पठान साहब ने, साथ ही जेडीयू और आरजेडी से यहाँ पर अली अनवर साहब और जयप्रकाश यादव जी ने तमाम सवाल उठाए। संबित पात्रा को इसका जवाब देना है। संबित जी, देखिए मीनाक्षी जी, यहाँ कहानी है अपने बने पराए। ये जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये देखिए कोहराम मचा हुआ है। ये सब लोग बोलते थे हमें तो देश के सेक्युलरिज्म को बचाना है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, ये सब मिलके बचा रहे थे सेक्युलरिज्म को, और कल से टीवी पे खुद ही दंगे कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं तुम क्यों बिहार में आ गया। आप बताइए, ये हैंड इन ग्लव्स की बात कर रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, हैंड इनका था और ओवैसी साहब का ग्लव्स था 8 वर्ष तक, हैंड और ग्लव्स बने हुए थे। ये क्या हो गया, जब तक ये तंबू दूसरे के तंबू में घुस रहे थे ओवैसी साहब जाके, बहुत बढ़िया ऊंट है रे हमारा, बहुत बढ़िया ऊंट है, और जैसे ही इनके तंबू में घुस गया, इनको धक्का मार के बाहर निकाला, तब ये सबको याद आ गया है कि अरे कहां, देखिए फिर दंगा शुरू हो गया, फिर दंगा शुरू हो गया। सभी जी, बात यहाँ पर ये भी है कि ओवैसी साहब के मैदान में आने से आपके ही मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं, वो अजीब और गरीब बयानबाजियां कर रहे हैं। शिवसेना के मैदान में आने से भी सुगबुगाहट जरूर बीजेपी के अंदर है। यहाँ पर प्रेमचंद मिश्रा जी, आपसे मैं एक शॉर्ट कमेंट चाहूंगी इस पर। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपसे मैं एक शॉर्ट कमेंट चाहूंगी इस पर। ओवैसी साहब की काट के लिए और जिस तरह से आप जिस महागठबंधन में शामिल हैं, उसमें यादव मुस्लिम वोट बैंक को जो सेंध लगी है, उसके लिए आपके तरकश में कौन से तीर हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जब रैलियों के लिए आएंगे, प्रचार के लिए उतरेंगे, हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी देते हैं। बिहार में विकास की गति को और तेज करना है। नीतीश कुमार का चेहरा सामने है, उनके कार्य किए हुए हैं 10 सालों में, डेवलपमेंट के काम बिहार में हुए हैं, और एक सेकुलर मूवमेंट को ताकत देने के लिए सोनिया जी ने इसको अपना समर्थन दिया है, और राज्य की जनता व्यापक स्तर पर नीतीश कुमार के अगुवाई में। भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है ये तो क्लियर करें पहले, उनका फेस कौन है। आप रामविलास जी का नाम ले रहे हैं, रामविलास जी चुनाव हार गए, लालू जी ने एमपी बनाया, राज्यसभा भेजा, उनको छोड़ के चले गए। मांझी को सीएम नीतीश जी ने बनाया, नीतीश जी को छोड़ के चले गए। क्या ऐसे ही अवसरवादी और आदतन दल बदलों के भरोसे बीजेपी बिहार में राजनीति करेगी क्या? यह एक सवाल है। बीजेपी को यह क्लियर करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कौन से चेहरे को लेकर जाएगी। क्या अवसरवादी ऐसे लोग जो धोखेबाज हैं, राजनीतिक तौर पर लोगों को धोखा दिया, फायदा उठाया है, क्या ये बिहार को गति देंगे या ये बिहार का विजन है बीजेपी का? और वारिस पठान जी, जिस तरह से आप मैदान में उतरे हैं, सीमांचल को आपने निशाना बनाया है, तो यहाँ पर जरूर आपका क्या जनाधार है, और साथ ही क्या यहाँ से आपकी दृष्टि आगे बंगाल के चुनाव पर भी जारी है? सीमांचल में बीजेपी महागठबंधन का झंडा फहरेगा। हम लोग इनको चुप करिए, पहला उनको चुप तो करिए। सेकुलर है,
देखिए, हमने सीमांचल से शुरुआत की है क्योंकि सीमांचल सबसे बैकवर्ड रीजन है। वहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, मुसलमान भी है, ओबीसी भी है, दलित भी है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा वोट पॉपुलेशन किसका है वहाँ पर आर्टिकल 371 का इम्प्लीमेंटेशन करवा के रीजनल प्लानिंग काउंसिल को बनवाना है और उसके बाद अक्के देश में जाएंगे। जहाँ जहाँ विकास नहीं हुआ और जहाँ जहाँ की जनता हमको बुला रही है, हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा मोटो है हिंदुस्तान का विकास, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट, गरीब का विकास, गरीब के एजुकेशन के लिए काम करना है, गरीब के हेल्थ के लिए काम करना है, गरीब के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो चुनाव है और ऐसे में जब अपने बेगाने हो जाते हैं तो दुख किसको पहुंच रहा है और फायदा किसको पहुंच रहा है, ये आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।